अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे मैंने आप सबको ये कहा था कि मैं आपको लीज एक शॉर्ट वीडियो में रिवाइज करवाऊंगा, उसका मतलब ये है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट जितने तुम लोगों ने मेरे साथ किए हैं वो सब के सब आज रिवाइज करेंगे। कुछ न्यू चीज़ें भी सीखेंगे और कल की क्लास में हम सिर्फ इसकी एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि द मोर यू विल अप्लाई, आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी दुगनी होती जाएगी, क्योंकि आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए। सही है जी। अच्छा जी, कोशिश ये करते हैं कि कंसाइज वीडियो में आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को मैं रिवाइज करवा दूं और कल हम नए नए तरीके के सवाल करें ताकि आप देखें, अपने आप को असेस करें कि क्या आप उसको एक सिनेरियो में अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, वो कहता ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज है या नहीं है। वो कहता ये है कि भाई अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीज का कंपोनेंट देखो तो फिर आप अकाउंटिंग अप्लाई करना किसकी, आईएफआरएस 16 की। ये आपको मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ से देख सकते हैं, मैं हर एक चीज लिखूंगा, सुनिएगा। फिर वो कहता ये है कि भाई अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीज दिखे तो वो आईएफआरएस 16 की आप अकाउंटिंग कर देना। फिर वो कहता ये है कि आपको कैसे पता लगेगा किसी अकाउंटिंग किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज है और लीज की अकाउंटिंग आपको करनी है। तो वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट में अगर दो चीजें हुई तो आप समझ लेना वो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है और अकाउंटिंग कौन सी हो जाएगी, आईएफआरएस 16 की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आपके पास वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला भी होता है ना। तो फिर आईएफआरएस 9 की अकाउंटिंग होती है, जिसमें एक के लिए फाइनेंशियल एसेट होता है, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी होती है। याद आ रहा है, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। अच्छा, वो कहता ये है कि भाई अगर लीज देखना चाहते हो तो देखो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें होनी चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहली चीज तो ये होनी चाहिए, राइट टू कंट्रोल एसेट। फिर वो बोलता है कि भाई आपके पास राइट टू कंट्रोल एसेट तब आएगा जब आप सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन करें। वो कहता है सिर्फ राइट टू कंट्रोल का होना लाजमी नहीं है, राइट टू कंट्रोल के साथ साथ आपके पास वो एसेट होना चाहिए, आइडेंटिफाइड एसेट। आइडेंटिफाइड एसेट का मतलब ये है कि भाई वो एसेट आपको बोले या तो ये उठा के ले जाओ, या तो ये एसेट आपको खुद दे दे, बोले भाई ये एसेट आपको यूज करना है, वेदर इट कैन बी जनरेटर। सही है जी। वेदर इट कैन बी योर रेंटेड प्रीमिसेस, अगर आप लेसी हैं। सही है जी, बात समझ आ रही है। आइडेंटिफाइड एसेट फॉर एग्जाम्पल, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कब ये आइडेंटिफाइड नहीं होगा, सोचिएगा, मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल इस पे सवाल करवाऊंगा। लेट से ये हमारी कंपनी है और ये फॉर एग्जाम्पल एक वेंडर है जो इस कंपनी को कार सर्विसेज देता है। अच्छा, कार सर्विसेज कौन सी देता है, कि भाई ये वेंडर है, इसकी कार चलती हैं और ये इसके एम्प्लॉयज को लेके आती हैं, छोड़ के आती हैं, लेके आती हैं, छोड़ के आती हैं। अब इस वेंडर को ये कंपनी रेंटल पे करती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या, देखो जैसे सवाल आ सकता है, ये नए सिनेरियोज करवा रहा हूँ और ये हर बार होता है कि नई चीज आती है तो नई चीजों के लिए प्रिपेयर भी रहना चाहिए। सुनिएगा, फिर कहने का मकसद ये है, तो क्या अगर मैं रेंटल दे रहा हूँ और मैं उसकी जो हायरूफ वगैरह है उससे मैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन कर रहा हूँ, पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेन कर रहा हूँ। पर दूसरा क्राइटेरिया ये है कि क्या ये आइडेंटिफाइड एसेट है। अब आपको सामने वाला बंदा ये कह दे कि भाई यही हायरूफ है, ये तीन हायरूफ हैं, यही आप यूज करेंगे, आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी, तो वो हो गया आइडेंटिफाइड एसेट। पर अगर एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली ये नहीं बताया गया कौन सी हरूफ है, कभी भी वो रिप्लेस कर सकता है। दैट मीन्स के सामने वाले के पास इसको सब्सिट्यूट करने के राइट हैं और वो सब्सिट्यूट कर सकता है, तो दैट मीन्स कि ये आपका आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। और अगर आपका वो आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है तो उस केस में लीज की अकाउंटिंग नहीं होगी। तो ये दोनों कंडीशंस आपकी साइमल्टेनियसली मीट होनी चाहिए। आपने कहा कि जब सर वंस यू हैव डिटरमाइंड कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट लीज का कॉन्ट्रैक्ट है,
तो आप देखेंगे सर हमारे पास होती हैं दो पार्टीज, लेसर और लेसी। ऐसा ही है जी। हमने ये सीखा है कि लेसी के लिए ईच लीज या एवरी लीज यू कैन से सर वो होती है फाइनेंस लीज। यानी सर ये एंट्री बनाएगा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ये बाबू कुछ ये एंट्री बनाएंगे और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को तो वो भी उसमें चला जाएगा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में। वो सारी चीजें आप समझिएगा सर, क्योंकि ये रिवीजन है तो मैं अकॉर्डिंगली आपको लेके चल रहा हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास याद रहें। पहले हम बात कर लेते हैं लेसी की। अच्छा जी, हमें पहले ये करना है कि हमें ये डिसाइड करना है कि लेसी के लिए व्हेन टू स्टार्ट लीज। पहला सवाल ये आता है सर, सर व्हेन टू स्टार्ट लीज। सही है जी, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ लिख लेंगे हम ताकि हमारी समरी बन जाए। अच्छा, वो बोलता है कि भाई दो डेट्स होंगी। पहली डेट होगी, सही है जी, हमारे पास इंसेप्शन डेट, एक होती है कमेंसमेंट डेट। अच्छा जी, अब समझाने की बात यह है कि वो कहता ही है कि भाई आप अकाउंटिंग शुरू करना कमेंसमेंट डेट से, क्योंकि आपके पास ये वो दिन होगा जब आपके पास राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अवेलेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अवेलेबल। यानी इसको इंसेप्शन डेट को हम कह सकते हैं कि पार्टीज आर एंटरिंग इनटू एन कमिटमेंट या एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना ये बात की निशानदेही नहीं है कि लीज आपकी शुरू हो गई। आपको ये देखना है, आपको वेट करना है कि कब आपको एसेट का पोजेशन मिला जाए। ऐसी बात है, मैं पैसे तब देने लगूंगा, मैं अकाउंटिंग तब करूंगा जब मुझे एसेट का पोजेशन मिलेगा। तो इसलिए दो कॉन्सेप्ट बना दिए गए, एक इंसेप्शन डेट का और एक कमेंसमेंट डेट का। बात क्लियर है जी, आगे सुनिएगा। अब समझने की बात यह है कि जब आपको पता लग गया कि किस दिन से अकाउंटिंग शुरू करनी है, फिर आप देखते हैं कि मैं लीज टर्म क्या रखूं। अब लीज टर्म के कॉन्सेप्ट में वो कहता है कि भाई लीज टर्म होती है नॉन कैंसिलेबल पीरियड। यानी वो पीरियड जो एग्रीमेंट में लिख दिया गया, आपकी कमिटमेंट हो गई, आप उससे मुकर नहीं सकते। बट उसके अंदर पहली चीज आप प्लस कर देंगे ऑप्शन टू एक्सटेंड लीज टर्म if lessee is reasonably certain कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। लेट्स से मैं कह रहा हूं हमारे पास ILT जो है इनिशियल लीज टर्म, वो है सर कोई मेरे पास 4 इयर्स। सही है जी, मेरे पास ऑप्शन टू एक्सटेंड सर 2 इयर्स। अगर सवाल में लिख के दे या कोई ऐसी इंडिकेशन हो कि फ्यूचर के 2 सालों का जो रेंटल है वो मार्केट रेट के मुकाबले में कम होगा या मुझे वैसे ही इस एसेट की ज़रूरत होगी, तो आप जो लीज की अकाउंटिंग करेंगे वो 6 सालों पे करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म। ये कहानी तो यहाँ पे हो गई। फिर वो कहता ये है कि नॉन कैंसिलेबल पीरियड के अलावा आप जरा दूसरी चीज देख लेना। इसको जरा कहने का उसका तरीका अलग था, बात समझिएगा। वो कहता यह है कि आपकी इनिशियल लीज टर्म, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपकी ILT यानी इनिशियल लीज टर्म 5 इयर्स है। सही है जी, उसको कहने का तरीका है ना, अंग्रेजी में आ सकता तो मैं वो अकॉर्डिंगली बता रहा हूं आपको। आपका जो इनिशियल लीज टर्म है 5 साल है। अब आपके पास ऑप्शन टू कैंसिल
द लीज टर्म 2 years है। यानी वो कह रहा है चाहो तो तीसरे साल के आखिर में इस लीज को खत्म कर देना। बहुत सुनो मेरी बात, फोकस की। चाहो तो वो तीसरे साल के आखिर में लीज टर्म खत्म कर देना, यानी ऑप्शन टू कैंसिल द लीज टर्म है मेरे पास। सही है जी। अच्छा, फिर वो कहता ये है कि इस 2 सालों को भी लीज का पार्ट बना देना, यानी इसके अंदर रहने देना। देखो उसकी उसके सवाल क्या है, वो कहता क्या है, लीज टर्म क्या है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड विच इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू कैंसिल द लीड टर्म। यानी वो कह रहा है कि भाई जो ऑप्शन है कैंसिलेबल पीरियड है मेरे पास 2 साल, उसको उसके अंदर रहने देना इफ लेसी इज नॉट रीजनेबली सर्टेन। यानी तुम्हें पता है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, यानी इस कैंसिलेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो आप उसमें से 2 माइनस नहीं करना, उसके अंदर रहने देना। तभी वो कह रहा है इंक्लूड्स का वर्ड। बात समझ आ रही है? तो सर अब कहने की बात यह है कि देखो ऑप्शन टू कैंसिल द लीज टर्म, ये इसको लीज टर्म का पार्ट रहने देना, क्योंकि अब इसके अंदर शामिल है ना। कब? व्हेन लेसी इज नॉट रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। बात क्लियर हो गई जी? ये तो बेसिक बेसिक हमने कह दिया। अच्छा, हमने कह दिया कि बहुत सुकून से समझिएगा, हमने कह दिया कि लीज कब होगी, हमने ये सीख लिया लीज शुरू कब होगी, हमने ये सीख लिया कि लीज कितने टाइम की होगी, ये बात तो आ गई मेरे पास। अच्छा जी, अब बहुत मेन चीज, हमने ये कहा था कि भाई लेसी के लिए हर लीज फाइनेंस लीज होती है, इसकी एक्सेप्शन थी सर, लो वैल्यू लीज, और दूसरा शॉर्ट टर्म लीज, यानी सर 1 year और लेस। बात समझ आ रही है? अच्छा, 1 year लेस सोचते वक्त ये देख लेना कि एक्सटेंशन ऑप्शन तो नहीं है। अगर ऑप्शन टू एक्सटेंड है और मैं रीजनेबली सर्टेन, तो फिर वो शॉर्ट टर्म में क्लासीफाई नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा। चलिए जी आगे। फिर मैंने कहा जब लेसी की चौरंगी पे मैं हूं, तो इसको जरा कंप्लीट करते हैं ना। वो कहता ये है कि आपने, प्लीज समझिएगा बहुत सुकून से, बहुत ही फोकस होके आप पहले, वो कहता ये है कि आप ये समझें कि लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज पेमेंट्स क्या होती हैं, कि लीज के टिन्योर में ये क्या क्या पे करेगा। लीज पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझें, समझिएगा। वो कहता ये है कि रेंटल जो आप पे करते हैं वो लीज पेमेंट में शुमार होता है। बार्गेन परचेज ऑप्शन, बार्गेन परचेज ऑप्शन इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज बार्गेन परचेज ऑप्शन, क्योंकि आपको ये भी तो पे करना है। तो अगर मैं वैसे देखो, ये वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कवर में जो कि पास्ट पेपर से हट के बोले व्हाट आर द लीज पेमेंट्स में से बताएं, तो आपको याद होना चाहिए रेंटल जो आप पे करेंगे लेसर को। दूसरा बार्गेन परचेज ऑप्शन, वो लीज की पेमेंट का पार्ट तब बनेगा जब यू आर रीजनेबली सर्टेन कि आप उसको एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे। तीसरी चीज वो कहता ये है कि आपका रेंटल पेमेंट्स लिंक्ड टू इंडेक्स और वेट, यानी अगर इन्फ्लेशन की वजह से, जैसे आपने पास पेपर में सवाल देखा होगा कि रेंटल इंक्रीज होता है, तो वो अमाउंट जो इंक्रीमेंटल है जो इन्फ्लेशन की वजह से आप पे करेंगे, वो भी लीज पेमेंट्स का क्या बन जाएगी जी, पार्ट बन जाएगी। ये हमने देखा हुआ भी है, ये मैंने रिकॉल करा दिया। और सर चौथी चीज वो कहता है पेनल्टी पेमेंट आप लीज पेमेंट का पार्ट बना देना, कि अगर आपकी नीयत ये है, अगर आपकी नीयत ये है, इफ
लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू टर्मिनेट लीज। अब ये वो केस है जिसके अंदर आपके पास कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं था, आपकी खुद की मस्ती थी कि आपने लीज को खत्म किया, आपको कहीं और से लीज लेनी थी या व्हाट्सएवर ऑपरेशंस बंद करने थे, या आपको एसेट फर्दर रिक्वायर्ड नहीं था, आपकी मस्ती थी, आपने क्या किया, लीज को टर्मिनेट किया। पर लीज के एग्रीमेंट में क्लॉज था कि भाई आपने अगर टर्मिनेट किया देन यू हैव टू पे द पेनल्टी। तो आपको लगता है कि अगर आप वो टर्मिनेट करेंगे तो उसको भी लीज की पेमेंट्स का पार्ट बना देना। ये मैं कह रहा हूँ किसके पर्सपेक्टिव से सर? ये मैं कह रहा हूँ लेसी के पर्सपेक्टिव से। अच्छा जी, फिर वो कहता ये है पांचवी चीज, एक्सपेक्टेड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, इसका क्या मतलब है सर? एक्सपेक्टेड गारंटीड, अच्छा ये बहुत ही जो हमारे कॉम्प्लेक्स केसेस है ना, ये उसकी हम बात कर रहे हैं, सही है जी। एक्सपेक्टेड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, अच्छा एक्सपेक्टेड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये है, समझिएगा, लेट से कि एसेट की साल के आखिर में, मतलब साल के आखिर में बोल रहा हूँ, लीज के आखिर में फेयर वैल्यू जो एक्सपेक्टेड है वो 1 लाख है, और हमने गारंटी की हुई है हमने गारंटी की हुई है सर कोई 80,000 रुपये। दैट मीन्स के वी हैव नथिंग टू पे। मतलब ये कि भाई वी हैव नथिंग एक्सपेक्टेड टू पे, बिकॉज हम मार्केट में से उसको 1 लाख मिल जाएंगे। मैंने कितने ऑफर किए? मैं 80,000 रुपये। अच्छा मेरे पे बल्ली कब आएगी? जब मार्केट में एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 लाख से क्या हो जाए, कम हो जाए। दैट मीन्स के इन दिस केस वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू पे एनीथिंग। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यानी ये लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं बनेगा। तो हम इसको सर ये करके यहाँ पे इसको कटा देते हैं कि ये हम लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो सर वो बताए ना, लंबी क्यों कर रहे हैं कि भाई कौन सा बनाएंगे सर, वो अभी बता देते हैं। मैंने कहा सर फेयर वैल्यू जो एक्सपेक्टेड है वो है 60,000, और आपने गारंटी की हुई है सर 80,000। दैट मीन्स कि अब आपके ऊपर जो बल्ली आएगी वो कितनी आएगी? 20,000 की। यानी दिस इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट दैट यू नीड टू पे। तो ये लीज पेमेंट्स का पार्ट बनेगा। तो सर ये आपने लेसी के हवाले से सीख लिया कि व्हाट डज इट मीन बाय लीज पेमेंट्स। अच्छा जी, अब आगे सुनिएगा। फिर वो कहता ये है अकाउंटिंग करने के लिए बहुत सुकून से समझिएगा ताकि लेसी की कॉन्सेप्ट खत्म हो, क्योंकि कल तो बड़ा एप्लीकेशन का दिन है हमारा, सुनिएगा। अच्छा वो कहता ये है कि जब आपको ये पता है अकाउंटिंग कब से करनी है, कितने सालों की करनी है, कौन कौन सी लीज पेमेंट्स कहलाती हैं, क्या क्या आता है लीज पेमेंट्स में, जब ये आपने सीख लिया, समझ लिया, तो आप ये देखें, प्लीज समझिएगा। अच्छा सर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, जो बच्चे लेट के देख रहे होंगे मुझे, सोच रहे होंगे कि सर आपने तो आईडीसी का जिक्र ही नहीं किया। बेटा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना, वो लेसर को नहीं दी जाती है, वो लेसर को नहीं दी जाती है। हाँ अगर वो कुछ पे करे तो उसको रीइंबर्स की जाती है, पर टेक्निकली हम ये किसको पे कर रहे होते हैं सर? थर्ड पार्टी को, यानी एग्रीमेंट चार्जेस होगा, व्हाट्स एवर द केसेस। आगे सुनिएगा। अच्छा भाई, अब समझने की बात बच्चों ये है कि अगर जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो वो कहता है भाई राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को डेबिट करना और लीज लायबिलिटी को क्रेडिट करना। लीज लायबिलिटी में वो तमाम पेमेंट्स आती हैं जो बच्चों आपको किसको पे करनी है सर? वो लेसर को पे करनी है, और वो लीज पेमेंट्स ही होंगी ना जो अभी सिखाई मैंने आपको। बात क्लियर है? अच्छा जी, एक एक करके सुने। अच्छा भाई वो कहता है आरओयूए के अंदर आप सबसे पहले रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू प्लस कर देना, कोई डाउन पेमेंट दी है वो प्लस कर देना, मतलब वो जो आपने पेमेंट करनी है वही है ना, लीज पेमेंट में डाउन पेमेंट भी तो आ गई। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 3 वो बोलते हैं रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू डाउन पेमेंट आईडीसी पेड बाय लेसी। सर वो क्यों कैपिटलाइज कर रहे हैं भाई? कैपिटलाइज इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि फायदा अभी तो नहीं है, वो 4 3 4 5 साल 6 साल के लिए देगा ना, वो जो भी जितना भी लीज टर्म है। अच्छा भाई इसके बाद
अगर आपको कोई इंसेंटिव मिला है, यानी फॉर एग्जांपल उसने आपको कोई कैश दे दिया, लैपटॉप दे दिया, तो आप उसकी एंट्री बनाएंगे लैपटॉप डेबिट, इनकम क्रेडिट नहीं करेंगे, इस इनकम को स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि वो इस लीज की वजह से है, तो वो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट से क्या करेंगे सर, हम माइनस कर देंगे। अच्छा जी, तो सर हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमें जो लीज इंसेंटिव मिलेगा वो हम यहाँ से कटा देंगे, यानी सर माइनस कर देंगे। फिर समझने की बात यह है कि अगर आपको डे वन पे पता है कि आप लीज को टर्मिनेट करेंगे, तो आप उस कॉस्ट को आज ही कैपिटलाइज कर दें राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में, और उसको ओवर द पीरियड आप डेप्रिसिएशन के नाम पे अमोर्टाइज करके खत्म कर दीजिएगा, एक्सपेंस आउट कर दीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसमें कैपिटलाइज करेंगे सर क्या चीज, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग आ जाएगा, ऐसा ही है। और छठी चीज सर, बार्गेन परचेज ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू इफ यू आर रीजनेबली सर्टेन दैट यू आर गोइंग टू सेटल दिस अमाउंट। अच्छा जी, अब सर रेजुअल वैल्यू ये दोनों आ सकता है, भाई मुझे एक बात बताओ ना, फिर रेजुअल वैल्यू को कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि आपने फिर परचेज करना है ना, तो आप फिर रेजुअल वैल्यू नहीं इसी को कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, इन सब का सम आपके पास आ जाएगा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। अच्छा जी, सर इसके अगेंस्ट में हम क्रेडिट कर देंगे सर अपनी लीज लाइबिलिटी को। अच्छा, कैश भी आता है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी आता है, पर एक चीज याद रखिएगा एंट्री को बैलेंस करने के लिए इस पूरे डेबिट के अगेंस्ट में आपके पास सारे क्रेडिट्स होंगे, कुछ कैश में होगा, जैसे डाउन पेमेंट हो गई, आईडीसी हो गई, वो कैश में जा रहा होगा आपके पास से, ये बात याद रखिएगा। और लीज लाइबिलिटी में वो तमाम पेमेंट्स आएंगी जो आप किसको करेंगे सर, हम करेंगे किसको जी सर, वो लेसर को करेंगे। और यहाँ पे खाली रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये ग्रीन से कर लेते हैं, रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू और बार्गेन परचेज ऑप्शन। सर दीज आर द टू अमाउंट्स जो कि लीज लाइबिलिटी में जाने के लायक हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाईलाइटेड विथ ग्रीन, ऐसा ही जी। अच्छा सर, अगर बीपीओ नहीं होता और एक्सपेक्टेड रेजल्ट वैल्यू होती जो तुमने पे करनी होती, तो वो आ जाती, बीपीओ हट जाता, पर उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आती है जिसको आप ग्रो कराते हो वहां तक पहुंचाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, फिर आपको ये ख्याल रखना है कि लीज लाइबिलिटी को बुक करने के लिए आपको चाहिए बच्चों प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा ही है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो मैं रेट पिक करूं, अगर मुझे बच्चों सवाल के अंदर लेसर का डिजायर्ड रेट पता है, तो पहली प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा, अदरवाइज इफ नॉट नोन तो आप देन आप यूज करेंगे इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। अच्छा सर, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट वो रेट होता है जिस पे लेसी को किसी भी फंड्स बोरो करने पे देना होता, यानी अगर ये खुद मार्केट से लोन लेने जाए तो उसको कितने पे रेट, कितना रेट मिलता, कितना ऑफर होता, तो टेक्निकली वो फिर ये यूज करेगा। अगर सामने वाले ने सिर्फ रेंटल बता दिया, लीज टर्म बता दिया, उसने ये नहीं बताया कि कितना रेट चार्ज किया है, तो सर व्हाट्स एवर द केस इज, वो जो आप सी आपने आपको याद आ रहा होगा कि सर हम एक केस किया था हमने, जिसमें सर आप ही तो बोला करते थे कि भाई आर्टिफिशियली लो, भाई आर्टिफिशियली लो लेसर के लिए होता है, और लेसर के लिए भी बहुत सुकून से समझिएगा, लेसर के लिए भी जब आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट की बात करते हो तो वो तब एप्लीकेबल होता है बच्चों जब हम मैन्युफैक्चर डीलर लेसर की बात करते हैं, क्योंकि वो फिर सेल्स पे इम्पैक्ट आता है। बात क्लियर है, आगे सुनिएगा। अच्छा भाई, तो यहां तक तो हमारी कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई। फिर वो कहता ये है कि रेट आपने समझ लिया कि कौन सा रेट यूज करना है, तो आपको मतलब प्लीज ये बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि या तो रेंटल इन एरिया होगा, या तो रेंटल इन एडवांस होगा। एरियर एडवांस होना अलग बात, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जानी, एरियर एडवांस होना अलग बात, पर एरियर एडवांस के साथ या तो वो
एनुअली पे होगा, या तो सेमी एनुअली पे होगा, या वो क्वार्टरली होगा, या मंथली होगा। तो भाई इस चीज़ का भी तो ख्याल रखना है। तो सवाल में ये आंखें खोल के देखना कि सेमी एनुअली है, एनुअली है, क्वार्टरली है या मंथली है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सर फिर हमने एक और चीज़ सीखी है कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो मेरा, या एसेट अवेलेबल हो रहा हो मेरे पास मार्च में। अच्छा जी। और लीज की यानी रेंटल पेमेंट, तो सही लिख लेते हैं, जो लीज पेमेंट्स यानी रेंटल पेमेंट्स शुरू हो रही हो यहाँ से, लेट्स से सर यू कैन से अक्टूबर 1 से। तो सर अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग जो है यहाँ से शुरू होगी, ऐसा ही है। तो सर आप क्या कह रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक डिस्काउंटिंग करेंगे? यस सर, यहाँ से यहाँ तक आप सिर्फ डिस्काउंटिंग करेंगे। और सर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्काउंटिंग होगी आपकी, फिर उसको आप करेंगे अनवाइंड, यानी सिर्फ उसको क्या कराएंगे, ग्रो कराएंगे। और फिर यहाँ से जो इंटरेस्ट पे होगा या रिकॉर्ड होगा वो सेटल होना शुरू होगा, तो वो यहाँ से कहानी जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने किया हुआ अभी। और पास पेपर में देखो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट तुम्हें आते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट के बाद जो चीज़ बच जाती है वो सिर्फ मैथ से लीज के अंदर, एक बात याद रखिएगा। अच्छा जी, फिर हमने ये कहा कि जब आपने लीज लाइबिलिटी की सेटलमेंट देखी, और हमने याद रखिएगा एक चीज़ सीखी है कि अगर आपका ईयर एंड और लीज पीरियड अलग है, तो आप शेड्यूल थोड़ा अपना मॉडिफाई करके बनाना। वो कल की क्लास में देखेंगे भी। एक और चीज़ फिर वो कहता ये है कि भाई जो आपका राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट है, ये डेप्रिशिएट भी तो होगा। और अगर बच्चों ये डेप्रिशिएट होगा, तो डेप्रिसिएशन के लिए पहला क्राइटेरिया सर आपको यूज करनी है लीज टर्म। सही है। फिर वो कहता है लीज टर्म की एक एक्सेप्शन है। लीज टर्म की क्या है जी, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर मेरे पास बार्गेन परचेज ऑप्शन है, और सर कंपलसरी ट्रांसफर है, तो मुझे पता है ये एसेट मेरे पास ही रहना है ना, तो उस केस में जो अब डेप्रिसिएशन होगा सर वो किस पे होगा, सर वो होगा यूजफुल लाइफ पे। क्लियर है जी। पर दिस विल अप्लाई इन केस ऑफ दीज एक्सेप्शंस। अगर ये है तो सवाल में आपने आंखें खोल के रखनी है, याद करना है। अच्छा जी, सर ये तो हो गई मेरे पास फाइनेंस लीज की चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। सही है जी, ये पूरा मैंने आपको किस्सा इसका बता दिया। इसके बाद अगर मेरी ऑपरेटिंग लीज है, तो आप सिंपल एक काम करेंगे सर, तमाम लीज पेमेंट्स को सम करेंगे, जो मैं बता चुका हूँ ऊपर कितनी है, डिवाइडेड बाय लीज टर्म। आपके पास आ जाएगा सर एवरेज रेंटल। आप इस पे एक्सपेंस बुक करेंगे, और अगर फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेंस बुक किया है ज़्यादा, पेमेंट की है कम, तो बाकी आपका प्रीपेड आ जाएगा, सॉरी पेबल आ जाएगा। एक्सपेंस बुक किया ज़्यादा, आपने पेमेंट की है कम, तो आपका पेबल आ गया ना। सुने ना, एक्सपेंस ज़्यादा है, पेमेंट कम है, पेबल आ गया। और व्हाट इफ आपने पेमेंट की है ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है ना किसी साल में रेंटल ज़्यादा हो और एक्सपेंस क्या हो, कम हो, तो पेमेंट की है ज़्यादा, एक्सपेंस है कम, तो आपका प्रीपेड आ जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज में मैंने आपको सिखाया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। तो सर कुल मिला के हमारे पास ऑपरेटिंग लीज में और फाइनेंस लीज में लेसी के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें थी। अगर आप इसको थॉरली देखेंगे भी, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट इसके क्या हो जाएंगे सर, रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है जी।